All right. So once again, good morning to all, and we'll start with the class. लास्ट क्लास में हमने लाइन ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आई थिंक फर्स्ट वाला सेट हमने कंप्लीट कर लिया था एज मच एज आई रिमेंबर. प्लीज कंफर्म. राइट. सो नाउ वील स्टार्ट विद द सेकेंड सेट. ठीक है. ना देखो, सेकंड सेट के लिए भी मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉफिट लॉस पे डिपेंडेंट है, एंड यू ऑल हैव स्टडीड प्रॉफिट एंड लॉस. आप सब पढ़ चुके हो प्रॉफिट लॉस को. तो सेकंड सेट आपका उसी पे डिपेंडेंट है. आपको गिवन है प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और इनकम हमारे लिए होती है सेलिंग प्राइस और एक्सपेंडिचर हमारे लिए होता है कॉस्ट प्राइस. राइट. तो उसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो हमारे लिए जो प्रॉफिट का परसेंटेज होना चाहिए वो बेसिकली होना चाहिए इनकम माइनस एक्सपेंस अपॉन एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय 100. ये चीज होनी चाहिए आपके लिए प्रॉफिट का परसेंट निकालने का फॉर्मूला. ठीक है. नाउ आपको अलग अलग ईयर्स का 3 अलग अलग कंपनीज का बेसिकली प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कंपनी ए का, तो जैसे कंपनी ए का आप देखोगे तो 2011 में प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है 30 और 40 के बीच, दैट इज 35%. मतलब मैं ये बोलूंगा कि कंपनी ए का प्रॉफिट 2011 में है 35%. यानी हम सिंपली एक ही लाइन लिखेंगे, दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंस अपॉन एक्सपेंस एंड मल्टीप्लाई बाय 100. दिस विल गिव अस 35. अब हो सकता है आपको या तो क्वेश्चन में इनकम दे या एक्सपेंस दे और कोई दूसरी चीज निकालने के लिए बोलेगा. ठीक. दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताया था कि अगर 35% प्रॉफिट है तो हम ये भी लिख सकते हैं इनकम इक्वल टू एक्सपेंस इंटू 1.35. क्योंकि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है 35%, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है 1.35. ये आप लोग परसेंटेज में देख चुके हो. तो सेम चीज है. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. If the income of company B in 2012 was 26 rupees lakh, ठीक है. अगर 2012 में कंपनी बी की इनकम बता रहा है 26 लाख, तो उस साल का प्रॉफिट क्या होगा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इनकम इक्वल टू एक्सपेंस इनटू कंपनी बी का 2012 में देखिए कितना प्रॉफिट है 25% है. तो अगर 25% है मतलब मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए 1.25. इनकम गिवन है 26, निकालना क्या है आपको एक्सपेंस. तो अगर एक्सपेंस निकालना है तो मैं करूंगा 26 लाख डिवाइड बाय 1.25. ठीक है, यही करूंगा. तो अगर एक्सपेंस निकालने के लिए मैं 26 को 1.25 से डिवाइड करूंगा तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 26 डिवाइडेड बाय 5/4, क्योंकि 1.25 का फ्रैक्शन होता है 5/4. तो निकाल लो 26 इंटू 4/5 कितना आ रहा है बताओ निकाल के. राइट. 20.8 आएगा. So 20.8 lakhs is the expense of company B in 2012. हमें क्या निकालने बोला है प्रॉफिट. प्रॉफिट हमारे लिए क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंस. इनकम आपको पहले से पता है 26 लाख, एक्सपेंस आपने निकाल लिया 20.8 लाख. तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5.2 लाख. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. ठीक है.
तो आपका प्रॉफिट आ गया 5.2 लाख फॉर ईयर 2012 कंपनी बी का। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 6th पार्ट। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2013, ठीक है, वो बोल रहा है कंपनी बी का 2013 का जो एक्सपेंस है इट इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी इन 2016। तो कंपनी सी का 2016 का एक्सपेंस दोनों के दोनों बराबर है। ठीक, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ बी इन 2013 टू दैट ऑफ सी इन 2016। मतलब आपको इन्हीं दोनों कंपनीज का इन्हीं दोनों साल का इनकम का रेशियो निकालना है। नाउ आप ये देखो कि ग्राफ में आपको बी का प्रॉफिट परसेंटेज 2013 में कितना दिख रहा है। कंपनी बी का 2013 में व्हाट्स द प्रॉफिट परसेंटेज 35% है। ठीक, और वही कंपनी सी का 2016 में कितना है 40% है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरे लिए कंपनी बी की इनकम होगी एक्सपेंस इंटू 1.35 होगा, और कंपनी सी की इनकम होगी एक्सपेंस इंटू 1.4। ठीक है, हमें निकालना है इनकम ऑफ बी अपॉन इनकम ऑफ सी और इसका रेशियो। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूं। अब देखो, आप अगर डिवाइड कर रहे हो तो उसने ये बोला है कि इसका एक्सपेंस और इसका एक्सपेंस सेम है, तो क्या ये एक्सपेंस एक्सपेंस आपस में कैंसिल हो जाएंगे? लाइक अगर ये 100 होता तो 100 इंटू 1.35 अपॉन 100 इंटू 1.4, तो 100 कैंसिल होता ना। तो मैं 100 ना लेके सीधा ई से ही लेके चल रहा हूँ, तो ई कैंसिल हो गया। तो 1.35 अपॉन 1.4, बस इस डेसिमल को सॉल्व करो, आपको रेशियो मिल जाएगा। 1.35 को आप लिख लो 135, 1.4 को लिख लो 140। 5 से कैंसिल करिए, 527 जा एंड 528 जा, तो आपका रेशियो आएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 27:28। क्लियर हो गया सबको? राइट, क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, if the income of company C in 2011 and 2012 were equal in the rate, then what is the ratio of its expenditure? अब देखो, मैंने आपको एक तरीका अभी बताया, जैसे इनकम को हम लिखते हैं एक्सपेंस इनटू जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है, फॉर एग्जांपल 25 के हिसाब से। तो अगर एक्सपेंस निकालूंगा तो मैं उल्टा बोलूंगा ना, इनकम अपॉन 1.25 ना। तो यही सेम चीज आपको सी के लिए 2011 और 12 में करनी है। 2011 में सी का प्रॉफिट है 25% और 2012 में सी का प्रॉफिट है 30%। तो मैं अगर 2012 का एक्सपेंस निकालूंगा तो मैं निकालूंगा इनकम अपॉन 1.25, लेकिन अगर 11 का निकाला, 12 का अगर निकालेंगे तो लिखूंगा इनकम अपॉन 1.3, क्योंकि तब का प्रॉफिट कितना है 2012 का सी के लिए 30%। तो अब देखो, आपको इन दोनों का ही तो रेशियो निकालना है, और इनकम इनकम आपस में सेम है, तो आपका रेशियो हो जाएगा 1.3 अपॉन 1.25, क्योंकि ये चीज ऊपर चली जाती है शिफ्ट होके। कोई ऐसा जिसको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया हो? अब बताओ मेरे को रेशियो क्या आना चाहिए, कैंसिल करो उसको।
सब गलत बता रहे हैं। आपको 1.3 अपॉन 1.25 करना है, तो ये आपको मिलेगा 26/25। ऑप्शन में 25/26 गिवन है, तो आपका आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए, नन ऑफ दीज। ये चीज हमेशा याद रखना। उसने बोला सी का इनकम इन 11 अपॉन सी का एक्सपेंस इन 2012, जो भी है, तो पहले ऊपर न्यूमरेटर में 11 ही आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 12 ही नहीं। ऐसा नहीं कि ऑप्शन दिख रहा है तो अच्छा वो टिक करेगी, कभी नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द इनकम ऑफ ए इन 2014, तो देखो इनकम ऑफ ए इन 2014 इज इक्वल टू एक्सपेंस ऑफ ए ओनली, क्योंकि इट्स एक्सपेंस बोल रहा है, तो एक्सपेंस ऑफ ए इन 2015, ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। तो हमें निकालना है इनकम ऑफ ए इन 2014 डिवाइड बाय इनकम ऑफ ए इन 2015 का रेशियो। आपको ए की इनकम 2014 और ए की इनकम इन 2015 का रेशियो निकालना है। बट हमारे लिए ये कंडीशन है कि ए का इनकम 2014 में जो है वही ए का एक्सपेंस है 2015 में। तो इसको सबसे अच्छा काम करो, दोनों को 100 अज्यूम कर लो। ठीक, तो देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर तो 100 ही लिखूंगा ना, क्योंकि वो 2014 की इनकम है। डिनोमिनेटर में क्या करूंगा, मेरे को एक्सपेंस पता है 100, मेरे को 2015 की इनकम निकालनी है ए की, तो प्रॉफिट परसेंटेज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 40% के अकॉर्डिंग 1.4, लेकिन वो किस में मल्टीप्लाई होता है, एक्सपेंस में। और 2015 का एक्सपेंस भी कितना अज्यूम किया, 100, तो ये आ गया 100। तो अब देखो आपके पास 100 कैंसिल, आपके पास बचा 1/1.4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मतलब 100/140, 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 7 जा, आ गया आंसर। ठीक है, ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। In which year is the percentage increase or decrease in the profit percent in comparison to previous year earned by the company A minimum? मतलब हम क्या करेंगे, कंपनी ए का हर साल का जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको ध्यान से देखेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज में भी कितने परसेंट का इंक्रीज होते गया है वो देखना है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन है 2012, तो मैं 2012 का प्रॉफिट परसेंटेज कंपेयर करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू 2011 कि ये कितने परसेंट से बढ़ा है। तो ए का प्रॉफिट परसेंटेज देखो एक बार, 2011 में कितना है, 35, और 2012 में 20, तो ये तो डिक्रीज हुआ। हमें चाहिए इंक्रीज या डिक्रीज में से कुछ भी, लेकिन वो मिनिमम होना चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ डिक्रीज निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 35 माइनस 20 कंपेयर्ड ऑन 35 इंटू 100, क्योंकि फाइनल और इनिशियल का जो भी डिफरेंस आता है वो कंपेयर हमेशा इनिशियल पे होता है, तो इससे कुछ तो परसेंटेज निकलेगा। वैसे ही अगला ऑप्शन है 2013, तो मैं 2013 को कंपेयर करूंगा 2012 से, तो देखो 12 में है 20% और 13 में हो गया 30%, मतलब पहले तो निकालूंगा डिफरेंस 30 माइनस 20 एंड कंपेयर्ड ऑन 20 इंटू 100। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अब आप हर साल को उसके पिछले साल से कंपेयर करोगे विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्शन, उतना टाइम नहीं है। द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू इज, आप यहाँ पर ए के जो परसेंटेजेस गिवन है मैं उस पर एक लाइन बना रहा हूँ क्लियरली।
ठीक, मैंने पहले भी बताया था, जब ये स्लोप जितना ज्यादा स्लैंट होगा उतना ही इंक्रीज हाईएस्ट होगा या डिक्रीज भी हाईएस्ट होगा, और ये स्लोप जितना ज्यादा कम स्लैंट होगा उतना ही लोवेस्ट होगा। हमें क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है मिनिमम, तो मिनिमम के लिए देखो सबसे सीधा वाला स्लोप, सबसे ज्यादा सीधा स्लोप कौन सा दिख रहा है? ये वाला ज्यादा सीधा है, बाकी सब में इंक्लिनेशन बहुत है। तो मतलब कहां से कहां तक? 2014 से 15, तो मतलब 2014 से लेके 2015 का जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो सबसे मिनिमम है। तो इसमें भी कौन सा ईयर लूंगा, 14 लूंगा कि 15 लूंगा? क्योंकि करंट ईयर लेते हैं ना, तो हमारा आंसर आएगा 2015। हाँ, मतलब देखो जब आप परसेंटेज इंक्रीज निकालो चाहे डिक्रीज निकालो, अगर ये स्लैंट ऐसा जा रहा है और एक स्लैंट ऐसा है, तो ये देखो कि मतलब पहाड़ जैसी चढ़ाई है ना, तो चढ़ाई जितनी ज्यादा होगी, स्टीप होगी, चढ़ने में उतनी तकलीफ होती है, बट चीज वही समझो कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ जहां होगी वहां आप जल्दी ग्रो करोगे, जल्दी पहुंचोगे, हाईएस्ट वही रहेगा। लेकिन जितना कम स्लोप रहेगा आप उतना ही लोएस्ट परसेंटेज ले पाओगे। ठीक है, हमें इंक्रीज ही नहीं देखना था, हमें इंक्रीज स्लैश डिक्रीज कुछ भी चाहिए, बट वो लोएस्ट होना चाहिए। तो आपका आंसर 14 से 15 वाला आएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ना, अब देखो आपको अगले क्वेश्चन में बोल रहा है द लाइन ग्राफ शोज द पॉपुलेशन ऑफ टू स्टेट्स ए एंड बी फ्रॉम 2013 टू 2018। आपको 6 साल के पॉपुलेशंस गिवन है दो अलग स्टेट्स के, बट दिस पॉपुलेशन इज इन मिलियंस, आपको साइड में लिखा हुआ है। मिलियंस मतलब जैसे 2013 में ए का पॉपुलेशन है 15, तो 15 में आप मिलियन लगाओगे, एंड 1 मिलियन इज नथिंग बट 10 टू द पावर ऑफ 6, ये होता है मिलियंस। ठीक है, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, तो 10 टू द पावर 6, तो याद रखना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11, फॉर स्टेट बी द परसेंट राइज इन पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर was highest in which of the following year। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने 2 मिनट पहले देखा कि भाई अगर मेरे को बी का परसेंटेज राइज निकालना है तो वो परसेंटेज राइज सबसे हाईएस्ट किस साल में मिलेगा। तो बी के लिए हम उसकी लाइन को प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं। अब देख के बताओ कि सबसे ज्यादा स्टीप आपको कहां पे मिल रहा है। दो जगह दिख रहा है एक जैसा ही स्लोप, एक 2013 से 14 और दूसरा 2015 से 16, ये दोनों का स्लोप ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब दोनों में 10-10 का गैप हो रहा है। अब दिमाग लगाओ, 10 का गैप 35 पे ज्यादा पड़ेगा या 10 का गैप 20 पे ज्यादा पड़ेगा। अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो 10 कंपेयर्ड ऑन 35 का परसेंटेज हाई निकलेगा या 10 कंपेयर्ड ऑन 20 का परसेंटेज हाई निकलेगा। आप अगर परसेंटेज निकालते हो तो 10/35 इंटू 100 ज्यादा मिलेगा या 10/20 इंटू 100 ज्यादा मिलेगा। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है परसेंटेज अपने आप हाई होगा, तो किसका डिनोमिनेटर छोटा है? 20 वाले का। मतलब ये परसेंटेज इंक्रीज सबसे हाईएस्ट है। कहां से कहां तक हो रहा है? 13 से 14, और हमारा आंसर हमेशा करंट ईयर होता है, तो करंट ईयर कौन सा है हमारे लिए? 2014, तो वही आपका आंसर है, क्लियर एकदम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको मिल गया, दैट इज 2014, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी फॉर ऑल द ईयर्स टुगेदर, और वो इन मिलियंस, मतलब उसने पहले से मिलियंस को अपने अंदर अज्यूम करके रख लिया है, आपको सिर्फ बी का एवरेज निकालना है। तो बस ऐड करो 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 50, और ये सब करने के बाद डिवाइड बाय 6 कर देना। मेरे ख्याल से सम आना चाहिए 225।
आपको पूरा भी नहीं करना है। देखो 6 3s are 18, बचा 4, 45, तो 6 7s are 42, 37 मिल गया। तो बस उसमें एक ही तो ऑप्शन है, डेसिमल निकालने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। What was the percentage rise in the population of state A in 2017 from the previous year, यानी कि 2016 से कंपेयर करना है। तो A को 2016 से 17 में कंपेयर करिए, ये 30 से 40 हुआ, कितने परसेंट का इंक्रीज है। ऑल्दो वो 30 मिलियन से 40 मिलियन हुआ है, बट मिलियन मिलियन वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप दो तरीके हैं, या तो करो 40 माइनस 30 अपॉन 30 इंटू 100, द कन्वेंशनल मेथड, और एल्स एक तरीका शॉर्टकट बता चुका हूं, फाइनल और इनिशियल का रेशियो निकालना। रेशियो क्या आएगा, 40/30, 40/30 मतलब 4/3, 4/3 का प्रॉपर डेसिमल होता है 1.3333 कंटिन्यू। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, वेरी गुड, 33.33%। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, क्योंकि उसी को 33 1/3 भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी फॉर ऑल द ईयर्स टुगेदर। अब दोबारा से बी का टोटल निकालते मत बैठना, आपने क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ही बी का टोटल निकाला था, आपके बी का टोटल ऑलरेडी है, आपको खाली ए और बी में रेशियो में ए का ही टोटल निकालना है दोबारा। तो ए का टोटल निकालो, कितना आ रहा है पहले, 15 25 30 30 40 45, 40 40 80 80 और 60 140 140 और 25 45 185, ठीक है 185 आएगा टोटल। ठीक है, तो द टोटल फॉर ए वुड बी 185 एंड द टोटल ऑफ बी वाज ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन नंबर 12, तो वो टोटल था 225। नाउ कैंसिल इट विद रिस्पेक्ट टू 5, 5 3s are 5 7s are 5 4s are 5 5s are, 37:45 will be the ratio, means our option will be option A, yeah, 1। क्लियर, कोई इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट? बनाओ अगला 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का देखो क्या हो रहा है। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इन 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन फॉर ऑल द इयर्स टुगेदर। मतलब आपको ए का पॉपुलेशन 2015 अपॉन ए का पॉपुलेशन टोटल, तो 2015 में ए का पॉपुलेशन कितना है 30, और टोटल कितना निकाले थे, अब भी निकाले थे 185, तो बस इसको यूज करो, तो 30/185 इंटू 100, ये परसेंट आपका लगभग 16% आना चाहिए, बट उसमें भी दो फ्रैक्शंस हैं। अब देखो कैलकुलेशन करने से बचना है, कैसे बचना है वो ध्यान से देखो। पहली बात है जब आप 5 से कैंसिल कर रहे हो तो 5 6 एंड 5 30
7 सा। देखो आपको पता है कि आपका आंसर मतलब ये लगभग अगर मान लो ये 180 होता फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं, तो ये डायरेक्टली 6 बार कैंसिल हो जाता ना। तो 1/6 का परसेंटेज आता क्या है वैसे? आपने परसेंटेज पढ़ा है तो 1/6 को हम क्या लिखते हैं? 16.6666% बोलते हैं। मतलब मेरा फ्रैक्शन अगर 1/6 कुछ है तो मेरा आंसर 16 के करीब आना चाहिए, तो ये आंसर भी 16 के करीब ही आएगा। और लेकिन मेरा एक्चुअल में डिनोमिनेटर क्या है? 37, और ये कैंसिल तो होने से रहा। तो देखो कौन से ऑप्शन में 16 भी दिख रहा है और 37 भी दिख रहा है, बस। क्योंकि आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, ये तो कंफर्म्ड है, और किसका डिनोमिनेटर 37 है वही आपका आंसर है। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे ट्रिक्स समझ लो क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आपके। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले तो ये पूरा ग्राफ देखो, समझो कहना क्या चाह रहा है, और ट्राई करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एटलीस्ट आप 16, 17 ये तो ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा, पर पहले पढ़ो पूरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको गिवन है 7 अलग दिन के लिए, 1 मई से 7 मई तक, कि हर दिन पूरे दिन भर का सबसे मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा होगा और सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा होगा। यही चीज आपको गिवन है ना। देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फर्स्ट वाले में कि ड्यूरिंग द गिवन पीरियड बाय हाउ मेनी डिग्रीज वाज द मीन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ग्रेटर देन द मीन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर। आपको पहली बात तो पूरे मैक्सिमम टेम्परेचर्स का और मिनिमम टेम्परेचर का मीन निकालना है। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर्स का एवरेज, मीन मतलब एवरेज होता है,
तो ये पूरी वैल्यूज का एवरेज निकालो और फिर मिनिमम वाले पूरी वैल्यूज का एवरेज निकालो और देखो कि इन दोनों एवरेजेस का क्या डिफरेंस आ रहा है। अब आप एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, मतलब पूरी की पूरी 7 वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 7, फिर दोबारा 7 वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 7, यही करोगे। इस डबल मेहनत को करने से अच्छा क्या करो, पहले ना पूरा मैक्सिमम का सम निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद फिर मिनिमम का सम निकाल लो और दोनों का जो सम आ रहा है तो आप क्या करो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का सम का डिफरेंस कर लो और फिर जो डिफरेंस आएगा उसको एक बार में 7 से डिवाइड कर लो, आंसर वही आएगा, क्योंकि 7 दोनों में कॉमन है डिविजिबिलिटी। हाँ, इकट्ठा दोनों का मतलब पूरे मैक्सिमम का सम, नहीं मैक्सिमम का पूरा सम और फिर मिनिमम वाले का पूरा सम, ये दोनों सम्स का डिफरेंस। Maybe I'm not sure about the answer. मैक्सिमम का पूरा सम आ रहा है 301.6। एंड मिनिमम वाले का सम आ रहा है 193.8। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो। ये डिफरेंस आएगा 107.8, ठीक है, और अब इस पूरे को डिवाइड बाय 7 कर दो। सेवन वन जा 7 बचा 3 7, तो 7 5 जा 35, मतलब 15 पॉइंट को जाना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। Next, the percentage increase in a minimum temperature recorded on 3rd May over the previous day, ठीक है, was what percentage points more or less than the percentage increase in the maximum temperature recorded on 3rd May over the previous day। अब आपको क्या करना है कि 3 मई का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको 2 मई के मैक्सिमम टेम्परेचर से कंपेयर करो कि ये कितने परसेंट बढ़ रहा है। वैसे ही सेम आप मिनिमम में भी देखो कि वो कितने परसेंट बढ़ रहा है 2 मई से 3 मई। ठीक, आप लोग परसेंटेजेस पूरा पढ़ चुके हो तो उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी जो होता है परसेंटेज पॉइंट्स, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने अपने एग्जाम में पहले रिजल्ट लाए तो आपका रिजल्ट था 72% का एग्रीगेट बना, आपने पेपर्स को रिवैल्यूएशन में डाला और आपका एग्रीगेट नया बन के आया 78, तो आपका परसेंटेज जो है वो 72 से 78 हुआ, मतलब आपके एग्रीगेट में 6% पॉइंट्स का डिफरेंस आया है, यही होता है परसेंटेज पॉइंट्स। तो आपको भी यही करना है कि पहले मैक्सिमम का परसेंटेज इंक्रीज निकालो और फिर मिनिमम का परसेंटेज इंक्रीज निकालो दोनों दिन का, और फिर देखो कि उनके परसेंटेजेस की वैल्यूज में क्या डिफरेंस है।
आपका मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम जो टेम्परेचर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं 10.78% से, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 11.18% से। अब आपको इन दोनों परसेंटेजेस का डिफरेंस निकालना है, तो वो डिफरेंस आएगा 0.40। ठीक है, अगला 18th, during the given period the maximum and minimum values of the absolute difference between the maximum and minimum temperatures recorded were respectively on। मतलब देखो क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है the maximum and minimum values of absolute difference between the maximum and minimum temperature। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस निकालें हर एक दिन के लिए, तो किस दिन का जो गैप है वो सबसे हाईएस्ट है और किस दिन का गैप जो है वो सबसे लोवेस्ट है। मतलब अगर आप अपने ग्राफ में देखते हो, तो जैसे मैं ये डिफरेंस निकाला, सेकेंड डिफरेंस निकाला, थर्ड डिफरेंस निकाला, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ये सारे डिफरेंसेस निकालूंगा, तो पहला डिफरेंस आएगा 44 माइनस 26.6, सेकेंड डिफरेंस आएगा 40.8 माइनस 28.6। तो ये जो अलग अलग 7 दिन के डिफरेंसेस आएंगे, तो इनमें से कौन सी तारीख का डिफरेंस सबसे ज्यादा है और कौन सी तारीख का डिफरेंस सबसे कम है, आपको क्वेश्चन में वो निकालने बोला है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस, ये देख के ही समझ में आ जाएगा। सबसे छोटा गैप कहाँ पे दिख रहा है, और देखो सबसे हाईएस्ट गैप कहाँ पे दिख रहा है, नहीं, सबसे हाईएस्ट गैप 7th मे पे है। तो अगर सबसे हाईएस्ट गैप 7th मे पे है, तो 7th मे वाला ऑप्शन भी तो एक ही है मेरे पास, तो आपको टिक कर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा ऑप्शन 1 पे टिक करो, क्योंकि पहले मैक्सिमम पूछ रहा है, बाद में मिनिमम पूछ रहा है। ठीक है, अगला, what is the difference between the average temperatures of 2nd May and 6th May। ना देखो 2nd May का एवरेज निकालना है, अगर आपको किसी भी दिन का एवरेज टेम्परेचर निकालना है तो व्हाट वी डू बेसिकली मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो पहले तो आप 2 मई का मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 करो, और फिर 6 मई का मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 करो, और फिर उनका डिफरेंस निकालो। अब 2 बार डिवाइड करने से अच्छा आप सबसे पहले एक ही काम करो कि 2nd मई का पूरा मैक्सिमम और मिनिमम का सम निकालो, यानी 40.8 प्लस 28.6 कितना आ रहा है, निकाल के बताओ तो। कितना, हाँ 69.4। वैसे ही 6 मई का भी निकालो सम, 46.2 एंड 28, 74.2। अब इन दोनों का डिफरेंस करो, 74.2 माइनस 69.4, 4.8 आ रहा है। और अब इसको एक बार में 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आप पहले में भी एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते, दूसरे में भी एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते, फिर उनका गैप निकालते। मैंने एक बार में गैप निकाल के एक बार में 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ, क्योंकि उसने 2nd में का एवरेज माइनस 6 में का एवरेज पूछा था डिफरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, what would be the percentage change in the maximum and minimum temperatures if there is an increase of
50% in the minimum value of minimum temperature on 8th May as compared to its previous day। अब देखो आपको वो बोल रहा है कि 8 मई को जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 50% बढ़ रहा है। ठीक, हमें निकालना है कि अगर मैं 7 मई का मैक्सिमम और मिनिमम का सम निकालूं और 8 मई का भी मैक्सिमम और मिनिमम का सम निकालूं तो ये सम कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए तो पहले 8 मई के टेम्परेचर चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है डेटा में। तो अगर 8 मई के टेम्परेचर निकालता हूं तो मैक्सिमम टेम्परेचर उसने कुछ करने नहीं बोला है चेंज, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर मेरा अब भी रहेगा 44.8। उसने मैक्सिमम को बिल्कुल भी छेड़ने के लिए नहीं बोला है, बस उसने बोला है कि जो आपका मिनिमम टेम्परेचर है 8 मई का वो 50% से बढ़ रहा है। तो अगर मिनिमम टेम्परेचर 50% से बढ़ रहा है मतलब ये जो 24.8 वाली वैल्यू है इसको आप अगले दिन 50% से बढ़ा के लिखोगे तो अगले दिन का मिनिमम टेम्परेचर क्या आना चाहिए, निकालो। 24.8 में उसी का आधा और जोड़ोगे, हाँ 37.2। तो अब पहले निकालो इसका सम और फिर निकालो इसका सम और दोनों के सम में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है वो निकालना है। हाँ दोनों का सम निकालना ना, मतलब मैक्सिमम प्लस मिनिमम ऑफ 7th में एंड मैक्सिमम प्लस मिनिमम ऑफ 8th में। पहली बार में आ रहा है 69.6 और अगले 8 मई का क्या आ रहा है 82 आएगा। तो आपका सम 69.6 से 82 हो गया तो कितने परसेंट का इंक्रीज है वो निकालो। ठीक, 17.81% का इंक्रीज। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? ठीक, नाउ नेक्स्ट वील मूव टू पाई चार्ट। ठीक है, यहाँ पे लाइन ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है, अब हम पाई चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि पाई चार्ट होता क्या है। ऑलराइट, ठीक ना। आपको पाई चार्ट इस टाइप से मिलेगा कि एक सर्कल के अंदर आपको 4 या 5 या 6 7 सेक्शंस मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर आप देखो तो टाटा मोटर्स है,
ठीक है। तो टाटा मोटर्स की अलग अलग टाइप की गाड़ियां आती हैं, जैसे एक हो गई मान लो इंडिका, ठीक है, दूसरी हो गई मान लो हेक्सा, तीसरी हो गई आपके लिए नैनो, चौथी हो गई अभी जो नई आई है टियागो, ठीक है, फिर उसके बाद और एक कोई ले लो मान लो सफारी, ठीक है। ये 5 अलग टाइप की गाड़ियां हैं जो बना रही है टाटा मोटर्स। आपको पाई चार्ट में गिवन रहेगा, लाइक मान लो वो कहता है क्वेश्चन में कि ए इज इंडिका, बी इज हेक्सा, सी इज नैनो, डी इज टियागो एंड ई इज सफारी। अब आपको क्वेश्चन में वो देगा चीजें दो टाइप में, इधर अ परसेंटेज और अ डिग्री। हमेशा याद रखना सर्कल का टोटल डिग्री क्या होता है, 360 डिग्री इज द कंप्लीट एंगल। तो अब आपको वो चीजें दो टाइप से देगा, या तो आपको बोलेगा कि मान लो टाटा मोटर्स पूरे एक साल में 1,00,000 गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और 1,00,000 में से ए का परसेंटेज है मान लो 20%, तो ए की गाड़ियां निकल जाएंगी, यानी इंडिका कितनी बन रही है। फिर मान लो बी का परसेंटेज गिवन है 25%, ठीक। फिर मान लेते हैं सी का परसेंटेज है 15%, ठीक। और फिर डी का परसेंटेज है मान लो 18%। तो फिर ई का कितना होगा, आप ऐड करके 100 से डिवाइड माइनस करोगे तो 20 + 25 45 + 15 60 + 18 78, तो बचा कितना 22%। तो ई का परसेंटेज होगा 22। तो अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो आप हर एक कंपनी की मतलब हर एक मॉडल की नंबर ऑफ काउंटिंग्स निकाल सकते हो। यही चीज वो परसेंट की जगह आपको डिग्री में दे देगा। तो डिग्री में याद रखने का तरीका ये है कि 10% मेरे लिए होगा 36 डिग्री और 5% होगा मेरे लिए 18 डिग्री। तो अगर ये 20% है मतलब 10 का डबल, 36 का डबल कितना आएगा 25%, मतलब एक चौथाई ना, तो 360 का एक चौथाई 90 डिग्री। 15% तो मतलब ये दोनों को ऐड कर दो, 10 और 5 54, वैसे ही 18%, तो आप इसका 0.18 या 18% मतलब आप निकाल सकते हो। तो कई बार क्वेश्चन में आपको या तो वैल्यू परसेंट के फॉर्म में गिवन होती है और नहीं तो आपको वैल्यू डिग्री के फॉर्म में गिवन होती है। अब हाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज लाइक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स और प्रोडक्शन ऑफ हेक्सा एज कंपेयर टू इंडिका, तो हेक्सा की सेल्स को अगर मैं इंडिका से कंपेयर करूं तो वो कितने परसेंट ज्यादा है। तो पहले आप हेक्सा की सेल्स निकालोगे 25% ऑफ 1,00,000, कितना आएगा वो 25,000। फिर आप निकालोगे इंडिका की सेल्स दैट इज 20% ऑफ 1,00,000, कितना 20,000। फिर आप कंपेयर करोगे कि ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है, तो आप अपना फॉर्मूला लगाओगे 25,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय 20,000 एंड इनटू, वी यूज द कन्वेंशनल वे, ठीक है। बट अब आपके पास क्योंकि पाई चार्ट में परसेंटेज या डिग्री है, आपको ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ये वाली वैल्यूज देखो, यहाँ का परसेंटेज कितना है 25, यहाँ का परसेंट, बस आंसर यहीं से आ जाएगा 25 माइनस 20 कंपेयर्ड बाय 20 इंटू 100। अननेसेसरी वैल्यू निकालने का कोई सेंस नहीं है। सेम चीज अगर आपको क्वेश्चन में डिग्रीज में गिवन हो तो आप डिग्री से कर लो, 90 माइनस 72 कंपेयर ऑन 72 इंटू, आंसर वही आएगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो परसेंट और डिग्रीज में आपको वैसे ही खेलना है। हाँ, कभी कभार आपको ऐसा होता है कि मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे डिग्री गिवन है 54, तो वो आपको बोलेगा कि व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ नैनो इन द एंटायर कंपनी। तो नैनो का डिग्री कितना है 54, तो 54 डिग्री आउट ऑफ टोटल डिग्री कितनी होती है इनटू 100, तो आपको पता चल जाएगा कि नैनो का मार्केट शेयर कितना है, आएगा यही, बस निकालने का तरीका है रिवर्स। या आपको बोलेगा कि मार्केट में कितनी नैनो बिक रही है, तो आप पहले परसेंट निकालोगे फिर करोगे नहीं, 54 अपॉन 360 इंटू टोटल कार्स कितनी है, तो आप डायरेक्टली डिग्री से भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? बस ये मेनली आपका पाई चार्ट का बेसिक्स है, इसी पे पूरा डिपेंडेंट है, वरना चीजें वही है, एवरेज निकालना, सम निकालना एंड ऑल दैट स्टफ।
ठीक है, शीट मैंने आपको ग्रुप में भेज दी है, मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जैसे गिवन है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज हाउ अ पर्सन मंथली सैलरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एक्सपेंस हेड्स। अलग अलग एक्सपेंसेस में वो कितना कितना परसेंट खर्च कर रहा है। लाइक फूड में गिवन है 15%, पेट्रोल में गिवन है 10%, एंटरटेनमेंट में 15% एंड सो ऑन। आपको सबका गिवन है, तो 6-7 अलग अलग वैल्यूज हैं, उनका परसेंटेज आपको गिवन है। ठीक है, नाउ अब आप उस पे बेस आपका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। फॉर अ पर्सन whose monthly salary is 5,000 rupees, on how many items are there on which he has to spend more than 1,000? उसकी सैलरी 5,000 है, तो कौन कौन से जगह पे वो 1,000 से ज्यादा का खर्च कर रहा है। तो पहले फूड का निकालो, तो फूड का वैल्यू कितना आ रहा है, 15% ऑफ 5,000। फिर पेट्रोल का निकालो 10% ऑफ 5,000। फिर एंटरटेनमेंट का निकालो 15% ऑफ 5,000। ऐसे करके चेक करो कब कब वैल्यू 1,000 से क्रॉस कर रही है। कितनी जगह 1,000 से ज्यादा हो रहा है। ठीक, 2 लोग का आंसर आया है कि 2 बार हो रहा है ना। कहाँ कहाँ हो रहा है, सेविंग्स और हाउस रेंट। ना देखो, मेरे को पता है आप सबने यही मेहनत की होगी कि पहले निकाले 15% ऑफ 5,000, तो ये आया 750। फिर निकाले 10%, फिर निकाले, एक एक करके वैल्यू निकाले हो। आई नो। अब उसका शॉर्टकट देखो, मुझे मिनिमम खर्चा कितना चाहिए, 1,000 या 1,000 से ज्यादा। तो मैं क्या करूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 1,000, आउट ऑफ मेरा टोटल खर्च इनकम कितना है, इसका परसेंट निकालो। 1,000 जो है वो 5,000 का कितना परसेंट होता है, 20% होता है। मतलब मेरे को वो एरिया देखना है जहां पे वैल्यू 20% से ज्यादा हो। कहां दिख रही है 20% ज्यादा, खत्म। हर एक बार साथ साथ वैल्यू निकालने का कोई सेंस नहीं है। ठीक, दिस इज अनदर शॉर्टकट फॉर द क्वेश्चन। ठीक, वैसे ही देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। फॉर अ मंथली सैलरी ऑफ 5,000 एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1,500 पर मंथ टेक्स प्लेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। तो 1,500 को पहले 5,000 से कंपेयर कर लो, कितना परसेंट बनता है उसका, 30% चाहिए ना। तो 30% का एरिया कौन सा है, हाउस रेंट, तो आपका आंसर वही होगा। ठीक, अगला, द एनुअल सेविंग्स फॉर अ पर्सन विथ मंथली सैलरी ऑफ 5,000 वुड बी। सेविंग्स कितना है मेरे लिए, 23%। तो पहले तो आप 5,000 का 23% निकालेंगे। बट उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, एनुअल सेविंग्स। एक महीने की सैलरी 5,000 है, तो आप उसका 23% निकालोगे तो वो एक महीने की सेविंग आएगी। आपको एनुअल निकालना है तो साथ में इंटू 12 और निकालो ये वैल्यू।
ठीक, पूरा मल्टीप्लाई किया ना, ठीक, कर सकते हो, मेहनत अपने ऊपर है। तरीका बताओ शॉर्टकट इसका भी फटाफट आंसर निकालने का। देखो आखिरी में एक जीरो तो फिक्स है, कंफर्म्ड है। अब आप देखो इसका लास्ट डिजिट 3 है, इसका लास्ट डिजिट 2 है, ठीक है। मैं ये जीरो को अब हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वो जीरो ऑलरेडी लिख दिया है। तो 3 2 का कितना होता है 6, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का आखिरी डिजिट मिलेगा 6, और 6 5 का लास्ट में 300 आएगा, एक ही ऑप्शन है। एक सेकेंड, 3 4 अच्छा सॉरी 3 2 नहीं, एक सेकेंड, नहीं यार 40,000 अच्छा नहीं सॉरी, हाँ हाँ एक सेकेंड, 5 इंटू मैं यहाँ से किया ना, हाँ ठीक है। 5 12 से कितना होता है 60 ना, हाँ तो 60 और 60 इंटू 23, अच्छा हाँ ठीक है, 5 12 तो 60 और 60 टू 23 में आएगा, हाँ ठीक है। तो ये लास्ट में 80 आ जाएगा, ठीक है, 800 आएगा, ठीक है। ठीक है, आंसर आएगा 13,800। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ पाई चार्ट बाय सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंस ऑन पेट्रोल। पेट्रोल वाला एरिया कितना है 10%, तो उसका एंगल कितना होगा 10% ऑफ 360, यानी आपका आंसर आएगा 36। नेक्स्ट, what is the total annual expenditure on entertainment and petrol if the salary is 8,000। तो पहले तो एंटरटेनमेंट और पेट्रोल का देखो टोटल परसेंटेज कितना आता है, नहीं एंटरटेनमेंट एंड पेट्रोल 25 ना, तो 25% ऑफ 8,000 निकाल लो पहले तो। 8,000 का एक चौथाई ना, एक चौथाई कितना होगा 2,000, एक चौथाई मतलब 2,000, और लेकिन वो एनुअल बोल रहा है, तो एनुअल मतलब इंटू 12। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 to 10। अब देखो सेम है, मिस ज्योति मिश्रा, ठीक है, उनकी टोटल इनकम है 45,000, और आपको पाई चार्ट में गिवन है ब्रेकअप ऑफ द टोटल मंथली इनकम, मतलब मंथली इनकम का जो खर्चा जा रहा है वो कहाँ कहाँ है। तो लेकिन ये सब चीजें अब आपको परसेंट में नहीं गिवन है, अब आपको चीजें गिवन है इन डिग्री, बट अगेन चीजें वैसी ही है, मतलब पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ऑलमोस्ट। तो देखो पहला क्वेश्चन, the amount spent by Jyoti on fooding and transport together constitutes what percent of her monthly salary। तो फूडिंग और ट्रांसपोर्ट का एडिशन निकालो तो कितना आता है 72.6 प्लस 54.8, 127.4 डिग्रीज। आपको वो बोल रहा है कि वो कितना परसेंट खर्च कर रही है, तो 127.4 डिग्री को आप 360 डिग्री से कंपेयर कर दो, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। थर्टी वाला आना चाहिए आंसर। 30 की रेंज में ही आंसर आएगा, बट अगेन 35 पॉइंट, ठीक है 30, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 35.3।
अगला, by what percent is the amount saved is more than the amount spent on miscellaneous। मतलब आपको सेविंग्स को मिसलेनियस से कंपेयर करना है। तो देखो सेविंग्स की डिग्री कितनी है और मिसलेनियस की, तो बस 98.6 माइनस 82 अपॉन 82 इंटू 100 कि ये सेविंग्स वाला जो वैल्यू होगा वो मिसलेनियस से कितने परसेंट ज्यादा है। तो वैल्यू निकालने से बेटर हम डिग्रीज में खेलेंगे, आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो 20 पॉइंट वाला आंसर जहां तक मुझे लग रहा है आना चाहिए। ठीक, 16 होता है ना, हाँ ठीक है, ठीक ठीक, आपका आंसर आएगा 20.24। ठीक, अगला, the total amount spent on housing and fooding together is what percent of the total amount saved and spent on electricity। तो देखो हाउसिंग एंड फूडिंग टुगेदर बोल रहा है, मतलब 36.2 एंड 72.6। पहले तो इसका सम निकालो, 108.8। फिर वैसे ही आप सेविंग्स और इलेक्ट्रिसिटी का सम निकालो, मतलब 98.6 एंड 15.8। तो ये होगा 113.4, सॉरी 114.4, 114 आएगा ना। क्लियर। तो अब उसका क्वेश्चन ये है कि ये जो 108.8 वैल्यू है वो इस 114.4 का कितना परसेंट बनेगा। तो आपको कंपेयर करना है, दैट इज 108.8 विथ रिस्पेक्ट टू 114.4 इनटू 100। दिस सम इज व्हाट परसेंट ऑफ द अदर सम। चाहो तो इसको नियर अबाउट लेने के लिए राउंड ऑफ कर दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको आप 109 ले सकते हो, इसको आप लगभग 115 भी ले सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा वैल्यू में। क्या आ रहा है वैल्यू? हाँ 95.1। अब एग्जैक्ट आंसर 95 आएगा। इसको लोगे तो ये 94 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। मैं जो अप्रोक्स मैं वैल्यू लिया हूँ उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, वो 94.7 कुछ आ रहा है। सबसे क्लोज आंसर एक ही है 94.7 के, दैट इज 95, ऑप्शन 3। ठीक, नेक्स्ट 9th, if she cut down her miscellaneous amount spent by 20%, अगर वो अपने मिसलेनियस खर्चों को 20% कम कर देती है, एंड इन्वेस्ट दिस अमाउंट एज अ पार्ट ऑफ हर सेविंग्स, मतलब वो इस चीज को सेविंग्स की तरफ ले जाती है, तो तब बाकी चीजें सेम है। देन द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय सेविंग्स इज, अभी सेविंग्स का एंगल है 98.6, अगर वो मिसलेनियस खर्चों को 20% कम कर दे तो उसकी सेविंग्स का नया एंगल क्या बनेगा? 20% है। सिर्फ मिसलेनियस, तो आप पहले तो निकालो 20% ऑफ मिसलेनियस यानी 82, कितना होगा? 82/5 ही कर दो ना सीधा, 16.4 हुआ। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल वो 82 रुपए खर्च करती थी, तो इस 82 में से 16.4 रुपीज बताना चालू कर दी ना, तो ये कहाँ चले जाएंगे? तो
तो बस 98.6 प्लस 16.4 दैट्स इट। तो उसका नया एंगल आ जाएगा। करेक्ट, 100 ये सेविंग्स का नया सेंट्रल एंगल बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10। What is the combined amount spent in housing and fooding? तो पहले हाउसिंग को देखो, वो है 36.2 डिग्री और फूडिंग का है 72.6 डिग्री। ये टोटल सम आएगा 108.8 डिग्री। तो आपको निकालना है ये कितना खर्चा है। तो 108.8 आउट ऑफ टोटल एंगल कितना होता है 360 और इनटू उसकी पूरी सैलरी कितनी है 45,000। तो बस ये वैल्यू सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। आपका आंसर आएगा 13,600। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो अगले पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में आपको दो पाई चार्ट गिवन है। पहले पाई चार्ट में गिवन है टोटल एक्सपेंस दैट इज 12 करोड़ इन डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग चीजों पे गिवन है आपको फॉर डिफरेंट आइटम्स है, लाइक फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट, सैलरी एंड सो ऑन। एंड द सेकंड पाई चार्ट गिव्स अस द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल 1200 एम्प्लॉयज हैं, तो 1200 में से जो मार्केटिंग वाले एम्प्लॉयज हैं वो 17% है। तो 17% एम्प्लॉयज हैं 1200 का, लेकिन उस हर 17% मार्केटिंग वाले एम्प्लॉयज के लिए भी हम सारे खर्चे करेंगे। खर्चे आपको गिवन है कितने 12 करोड़। तो ये जो 12 करोड़ आपका एक्सपेंस है, ये हर एक एम्प्लॉय पे हर एक चीज के लिए करते हैं। मतलब हर एम्प्लॉय को हम उसके चीजों के मेंटेनेंस के लिए भी पैसा देते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी भी देते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए भी खर्चा करते हैं, सैलरी के लिए भी है। हर एक एम्प्लॉय के पास एक कंप्यूटर होगा तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये हर एक एम्प्लॉय के लिए जाएगा और हर एक डिपार्टमेंट में भी जाएगा। ठीक, तो ये वैसा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे सीधा। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट का पूरा खर्चा निकालना है। अकाउंट्स में किसी एक पर्टिकुलर चीज पे खर्चा नहीं निकालना है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हमने इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्चा किया, नहीं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं 14%, और मेरा टोटल कंपनी का खर्चा कितना है 12 करोड़। तो 12 करोड़ का आप निकाल दो 14%। करोड़ मतलब होता है 10 to the power 7, तो 12 into 10 to the power 7 into 14 upon 100। ये आपका आना चाहिए 168 into 10 to the power 5 हो जाएगा। अब अगर देखो आपको ऑप्शन लाख में है, मिलियंस में है, सब है। अगर मान लो मेरे को इसको 10 to the power 6 बनाना है, तो इसमें एक डेसिमल लगा दूंगा। मैं अगर इधर एक जीरो बढ़ा रहा हूं तो यहाँ डेसिमल कर दूंगा, तो मेरे लिए हो जाएगा 16.8 into 10 to the power 6। 10 to the power 6 को क्या बोलते हैं मिलियन।
तो मतलब आपका आंसर आएगा 16.8 मिलियन, यानी ऑप्शन 4। क्योंकि एक्चुअली आपका 5 जीरो में ऐसा आएगा, तो 1 10 100 1000 10,000 फिर लाख 10 लाख, तो वैसे चलेगा। तो है वो 1.68 करोड़, बट उसको मिलियन में लिखूंगा तो 16.8 मिलियन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज पर एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल। तो पहले तो आप ये देखो कि मेडिकल में हम कितना खर्च कर रहे हैं। मेडिकल का टोटल कितना है, 13%, मतलब 13% ऑफ 12 करोड़। ये तो पूरा खर्चा है मेरा, लेकिन मेरे पास एम्प्लॉयज कितने हैं, तो इसको करूंगा डिवाइड बाय 1200। तो हर एम्प्लॉय के लिए मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कंपनी कितना पैसा दे रही है वो पता चल जाएगा। तो देखो ये 100 और ये 100 इसको कैंसिल कर देगा, तो आपके पास 10 टू द पावर 3 बचेगा। ठीक है, ऊपर 10 टू द पावर 7 है, ऊपर 7 जीरो है, नीचे 4 जीरो है, तो फाइनली 3 जीरो बचेंगे ना। 12 12 कैंसिल, तो 13 और 3 जीरो, आपका आंसर आ गया 13,000 रुपीज। ठीक, अगला, what was the total expenditure on salary of employees in marketing department। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लोगों को कितनी सैलरी दी जा रही है। तो पहले तो आप क्या करो कि पहले सैलरी का निकालो कि कितना परसेंट हम सैलरी पे खर्च कर रहे हैं। तो सैलरी हमारी टोटल कितनी है, 30%। तो 30% ऑफ 12 करोड़ यानी 10 टू द पावर 7, प्लस इसमें भी मेरे कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो मार्केटिंग के अंदर हैं, 17%, मतलब इसका भी 17%, तो इंटू 17/100। पहले मैंने पूरी सैलरी निकाली और उस सैलरी को मार्केटिंग के लिए 17% निकाल लिया। हाँ, जितनी टोटल सैलरी आ रही है फिर उसका 17%। एक दो तीन चार जीरो तो आएंगे, 3 12 17 का प्रोडक्ट निकालना है। 6 1 2 एंड 4 बार 0, तो 61,20,000। तो 61,20,000 को आप बोल सकते हो 6.12 मिलियन। 6 जीरो करना है तो यहाँ से 6 डिजिट अलग कर दो, तो 6.12 मिलियन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्चा हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे 11% है, तो आप निकालोगे 11% ऑफ 12 करोड़ यानी 132 और 10 यानी 10 टू द पावर 5। अब आप इसको क्या कर सकते हो, 13.2 कर दो और 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। नहीं, 13.2 मिलियन, क्योंकि 132 इंटू 10 टू द पावर 5 बच रहा है, तो आप उसको इधर एक जीरो बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे एक डेसिमल करना पड़ेगा, यानी 13.2 मिलियंस। 10 टू द पावर 6 मतलब मिलियन होता है, तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट
एक्सपेंडिचर ऑन टेलीफोन फॉर एम्प्लॉयज इन कंप्यूटर, तो पहले तो टेलीफोन का खर्चा निकालो। टेलीफोन में कितना खर्चा हो रहा है? 12%। और कौन सा डिपार्टमेंट बोल रहा है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कितने लोग हैं? 8%। तो मतलब देखो, आप टेलीफोन निकाल रहे हो 12% और उसमें भी 8%, तो मैं सीधा लाइन लिखूंगा 8% ऑफ 12% ऑफ 12 करोड़। 12 करोड़ के 12% खर्चे और उसमें भी 8% लोग कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हैं। हाँ, ये तो आपका आएगा 1152 और साथ में 3 जीरो हो जाएगा, तो 11,52,000 आएगा। तो 11,52,000 को हम 11.52 लाख ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, हार्डली 5 मिनट लगेगा, अगला भी हो जाएगा, बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगा, 5 मिनट का काम है ना। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द वॉल्यूम शेयर ऑफ इस्को फर्टिलाइजर्स इन इंडिया फॉर द ईयर 2018 इज शोन इन फिगर 1 and the percentage breakup of fertilizer market accordingly to market share by volume is given in 2018 figure 2। मतलब जैसे मान लो कोई एक कंपनी है जो फर्टिलाइजर्स बनाती है, उसका नाम है इफ्को फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में भी अलग अलग टाइप की चीजें होती है, यूरिया होता है, बायो फर्टिलाइजर होता है, सब है। तो इफ्को भी जितना बना रहा है उसमें से वो यूरिया कितना बना रहा है, बायो कितना बना रहा है, इसका परसेंटेज आपको गिवन है। सेकेंड पाई चार्ट आप देखो, उसमें आपको गिवन है कि मार्केट में जितनी जितनी कंपनीज के फर्टिलाइजर बिकते होंगे, जैसे अगर मैं दवाइयों में जाऊं तो जैसे रैनबैक्सी होता है, ठीक है, वैसे ही आपको ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की दवाइयां मिलती है, तो अलग अलग मार्केट में कंपनी के। तो यही समझो कि मार्केट में भले जितने भी फर्टिलाइजर्स बिकते हैं उसमें से इफ्को कंपनी के कितने फर्टिलाइजर्स हैं, एनएफएल के कितने हैं, फैक्ट के कितने हैं, एचएफसी के कितने हैं, तो ऐसे अलग अलग 5 कंपनीज की बने। तो पहले तो 5 कंपनी का ब्रेकअप आपको सेकंड पाई चार्ट में गिवन है, फिर इफ्को के अंडर भी कितने टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं वो आपको अलग पाई चार्ट में गिवन है। ये इस क्वेश्चन का मेन फ्रेम है। ठीक, तो अब मान लो फॉर एग्जांपल पूरे स्टेट में या पूरे कंट्री में जैसा भी है, मान लो फॉर एग्जांपल 1,00,000 फर्टिलाइजर पूरे मार्केट में मेरे पास अवेलेबल है। तो 1,00,000 में से इफ्को कितना है? 40%। मतलब तो 40,000 फर्टिलाइजर्स मार्केट में जो है वो इफ्को कंपनी के हैं। अब उस 40,000 में से भी बायो फर्टिलाइजर कितना है? 10%। मतलब इसका 10% होगा बायो फर्टिलाइजर ऑफ द कंपनी इफ्को, क्योंकि ये पाई चार्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी का है और वो कंपनी है इफ्को। मेरे को बाकी कंपनीज का ब्रेकअप नहीं पता। क्लियर? चलो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन 16, if the sales of urea by IFCO in India for year 2018 is 63,000 tons, मतलब ये जो यूरिया का वैल्यू है ये है 63,000 टन, तो टोटल सेल्स ऑफ फर्टिलाइजर कितना हो? अब देखो मार्केट में टोटल कितने फर्टिलाइजर है नहीं पता, ठीक, लेकिन उसमें से इफ्को कितना है? 40%। और उस इफ्को के 40% में भी यूरिया कितना है? तो देखो 45% ऑफ इफ्को और इफ्को है 40% ऑफ टोटल, ये वैल्यू आपको गिवन है 63,000। इसको सॉल्व करो, टोटल आ जाएगा पूरे मार्केट का। कितना आ रहा है देखते हैं। 59 सॉरी 9 9 7 63।
3,50,000 आपका टोटल आएगा, तो 3.5 लाख टन्स। ठीक है, 3,50,000 मतलब 3.5 लाख। क्लियर है सबको? कोई ऐसा है जिसको यहाँ पे कोई डाउट? ठीक, अगला 17, इफ द टोटल फर्टिलाइजर सोल्ड इन इंडिया वॉज 5 लाख, मतलब अब देखो आपको टोटल बता दिया, जो मैंने एग्जांपल लिया था 1 लाख वाला, वो टोटल आपको कितना दे दिया है? 5 लाख। तो इफको में डैप का कितना होगा? तो पहले तो इस 5 लाख का कितना निकालूंगा मैं? 40%, तो वो इफको का आ जाएगा। और इफको में भी डैप का कितना है? 20%, तो इसका भी 20% आप निकाल दो, मतलब 20/100 ऑफ 40/100 ऑफ 5 लाख, बस। ये 4 0 में यहीं से कट से काट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 to the 8, 8 5 40, 40 और 3 0 और मतलब 40,000 आएगा। अब 40,000 को आप क्या बोल सकते हो? करेक्ट, 0.4 लाख, 1 लाख का 0.4 टाइम्स, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन 3। ठीक, अगला, इफ द टोटल फर्टिलाइजर सोल्ड इन इंडिया इज 2.5 लाख टन्स, मतलब 2,50,000 बोल सकता हूं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ एनपीके बाय इफको, मतलब इफको के अंडर भी एनपीके का कितना सेल्स है, और एनएफएल, एनएफएल तो अलग ही ब्रांड है ना, तो उसके सेल्स का कितना डिफरेंस है। तो देखो क्या करो, पहले आप एनपीके निकालो। एनपीके मेरे लिए क्या है? 25% ऑफ। इसको कितना है? 40% ऑफ 2.5 लाख। निकालना चाहो तो निकाल लो, नहीं तो भले ये जो मैं ब्रैकेट में लिखा हूं खाली इसको अलग से करो। तो पहले कितना आ रहा है देखो, खाली ये ब्रैकेट सॉल्व करके बताओ, बाकी का 2.5 लाख छोड़ दो। ब्रैकेट के अंदर कितना आ रहा है? मतलब 10/100 ना, यही आएगा। अब देखो मतलब एनपीके का शेयर कितना हुआ? 10%, और एनएफएल कितना है? 20%। तो एनपीके और माइनस एनएफएल का डिफरेंस कितना आएगा? अगर एनपीके 10% आ रहा है और एनएफएल 20% आ रहा है, तो डिफरेंस कितना हुआ? तो बस 10% ऑफ 2.5 लाख, खत्म। क्योंकि 2.5 लाख तो दोनों के लिए कॉमन है ना। आप सीधा पहले निकाल लो कि एनपीके का शेयर कितना है, वो आ रहा है 10%, और एनएफएल का शेयर है 20%, तो डिफरेंस आया 10%। तो 10% ऑफ 2.5 लाख मतलब करेक्ट 0.25 लाख, यानी 25,000। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, फटाफट सॉल्व होंगे आपसे। नेक्स्ट 19, अगेन अगर टोटल फर्टिलाइजर्स मार्केट में है हमारे पास 3 लाख टन्स, तो फिर फैक्ट और एचएफसी दोनों मिला के कितना होगा? तो फैक्ट और एचएफसी का टोटल निकालो, 25 और 10 कितना? 35। तो बस 35% ऑफ 3 lakhs, 1,05,000। ठीक है, तो 1,05,000 को आप क्या बोलोगे? 1.05 लाख टन। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? अगला, इफ द टोटल फर्टिलाइजर्स सोल्ड बाय इफको, मतलब आपको इफको का वैल्यू दे दिया है, तो अगर इफको की वैल्यू है 2 लाख, ठीक है, ये टोटल मार्केट नहीं है ना, सिर्फ इफको है, तो अगर इफको 2 लाख है, तो फिर यूरिया का सेल्स और बायो फर्टिलाइजर्स का सेल्स का रेशियो क्या होगा? व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द सेल्स ऑफ यूरिया अपॉन बायो फर्टिलाइजर्स? हाँ, तो यूरिया कितना है? 45% ऑफ 2 लाख, एंड बायो फर्टिलाइजर्स कितना है? ठीक, अब
पाई चार्ट का सबसे बड़ा फायदा, आपको ये जो ऊपर की लाइन गिवन है ये मेरे लिए बेकार है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, रेशियो। अब देखो एक बात बताओ, मैं 45% ऑफ 2 लाख पहले पूरा निकालूं, फिर अपॉन करूं 10% ऑफ 2 लाख, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? मैं पहले ही बताया, पाई चार्ट में अगर मेरे को काम करना है, किसी का रेशियो निकालना है, तो मैं डायरेक्ट परसेंटेज या डिग्री में खेलूंगा। तो यूरिया परसेंटेज कितना है 45, बायो का कितना है 10, बस आपका आंसर आ गया 9:2। तो वो ऊपर की लाइन मेरे लिए यूजलेस है। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही। सचेता आप वेट करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अदर्स कैन लीव, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ एक चीज और, कि जैसे ये हमने, अब आपने देखा टेबल हो चुका है, बार हो चुका है, लाइन हो चुका है, पाई हो चुका है। अब हम डीआई में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो अगले बार से क्या होगा कि आपको एक ही क्वेश्चन में एक तरफ बार ग्राफ भी होगा और एक तरफ पाई चार्ट भी होगा, मतलब मिक्स्ड ग्राफ रहेगा। तो आपको मिक्स्ड को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं उसकी शीट आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में, अगली क्लास के पहले उसको सॉल्व करके आना, तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक? हाँ, मिल जाएगा।